हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास में बात करने वाले हैं सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर के बारे में। ये एक पूरी सीरीज चल रही है। यहाँ पे हम पिछले सालों के पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके आधार पर हम आने वाले पेपर्स की तैयारी करते हैं। इससे आप सिलेबस के आसपास ही रहते हैं और आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार आप बुक खरीद लाते हैं मार्केट से या फिर कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना मुश्किल है। इसके लिए हमने सीपीसीटी सीरीज शुरू की है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस जो होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ताकि जब अगली बार उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएं। तो ये सीपीसीटी के प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखें। और आज का ये वीडियो है 18 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 का, जिसमें आपको सीपीसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है तब आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको इसके लिए कुछ भी अलग से कोई कोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करता हूँ 18 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल लगा के हम फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है। सम एस क्यू 1 2 3 4 5। अब देखिए, सम मतलब होता है जोड़ना और एस क्यू का मतलब स्क्वायर रूट, यानी कि इन सब का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर निकालने के बाद इन सबको सम कर दो, ये इसका कहने का मतलब है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि सम एस क्यू एक्सेल के अंदर जब लिखा जाएगा तो आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि पहले वो 1 का स्क्वायर निकालेगा 2, यानी कि 1 का स्क्वायर जो भी होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इन सबको जब हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 5 तो इसका आंसर करेक्ट है 5। यदि क्वेश्चन में होता सम एस क्यू 2 तो आंसर होता 4, और क्वेश्चन में होता सम एस क्यू 2 3 तो आंसर होता 13। अगर मान लीजिए एस क्यू नहीं होता तो सिंपल है, इसका आंसर होता 15। इन सबको हम बस ऐड करना होता, यानी 15 इसका आंसर होता सम अकेला होने पे। बट एस क्यू लिखने के कारण हमें ये बोला जा रहा है कि सम करो, लेकिन इनका स्क्वायर निकालने के बाद। तो इसका आंसर होगा 55। इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट से बना होता है, संख्यात्मक टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। तो एक स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं? जो एक्सेल होता है, एक्सेल की जो सीट होती है, ये आप देख पा रहे हैं एक्सेल जो है, इसमें शीट 1 शीट 2। शीट 1 जिस सीट पे हम काम करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्कशीट, याद रखें। जिस सीट पे हम काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्कशीट। और कई सारी सीट मिलकर बनाती है वर्क बुक। तो अभी मैं बुक 1 में काम कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे दिखा हुआ है बुक 1, और इसके अंदर 2 सीट है मेरे पास, जिसमें से वर्कशीट है सीट 2 और एक सीट एक्स्ट्रा में है सीट 1। अब इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो है, इन्हें मैंने बताया था आपको, इन्हें हम बोलते हैं क्या? कॉलम्स। और ऐसे में जो होती है उन्हें बोलते हैं रो, यानी कि 1 2 3 4 5 जो ऐसे में दिखाई दे रहे हैं ये रो है, और ऐसे में दिखाई दे रहा है कॉलम। तो आप देख रहे हैं कॉलम ये है ABCDEFG, यानी कि इस तरह से। और कॉलम के बाद ऐसे में होती है रो। बात करें नंबर्स की, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो 16,384 इतने कॉलम्स इसमें होते हैं। 16,384 इतने कॉलम इसमें होते हैं। और बात करें रो की, तो 10,48,576 इसमें रो होती हैं। ये याद रखें, नए वर्जन की बात हो रही 2007 और इसके ऊपर जितने भी आए। पुराने वर्जन 2003 में कॉलम 256 होते थे और रो कुछ 16,000 के आसपास होती थी। तो इसको आप याद रखें, सॉरी 56,000 के आसपास होती थी रो। तो आप इसको याद रखें। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा रहा है नए से पूछे जाते हैं, पुराने से बहुत कम पूछा गया है। कॉलम 256 होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मॉडेम का संक्षिप्त रूप। तो मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। संक्षिप्त में इसे मॉडेम बोला जाता है। मॉडेम क्या काम करता है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है। डिजिटल सिग्नल का मीन्स होता है 0 और 1। जैसा कि हम सभी को पता है कंप्यूटर की एक ही भाषा होती है 0 और 1, इसी को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो हम टेलीफोन लाइन से रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए केबल्स जो है, केबल अलग तरह की आती है, और एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए केबल अलग तरह की आती है। सरल शब्दों में समझाऊं तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के लिए या किसी भी कारण के लिए, तब एक कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो दूसरे कंप्यूटर में इनपुट की तरह काम करने वाला है। तो इनको ट्रांसमिशन में जो केबल यूज होगी, है ना, वो केबल जो होगी वो डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करने वाली केबल होगी। बट डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करने वाली केबल्स जो होती है वो थोड़ी महंगी होती हैं, यानी कि इनकी
जो बनने की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। अब मेरा कंप्यूटर रखा है मान लो भोपाल में और मैं हूँ यहाँ पे एक दूसरी इंदौर सिटी में, तो वहाँ से वहाँ तक केबल को बिछाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। तो फिर इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो हमने यहाँ पे ये किया कि जो एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने वाली केबल्स आती हैं, जो ट्विस्टेड पेयर केबल जिन्हें बोला जाता है, टेलीफोन लाइन के लिए भी यूज होती हैं, उन्हीं केबल्स के थ्रू हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करें। बट प्रॉब्लम ये थी कंप्यूटर को तो ओनली डिजिटल सिग्नल समझ में आते हैं, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए बीच में मॉडेम का यूज किया गया। मॉडेम क्या करता है, जब किसी कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट होता है डिजिटल सिग्नल्स में, तो ये इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। फिर एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू इन सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं बड़े डिस्टेंस में। फिर जब रिसीवर साइड वापस से मॉडेम लगा दिया जाता है एक और, जिसको एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल्स मिल जाते हैं। अगर इन दोनों को बीच में से हटा दिया जाए तो हम डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्ट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है केबल का खर्चा ज़्यादा होगा, एनालॉग सिग्नल्स में इसको कम किया जाता है। तो मॉडेम क्या है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसलेटर हम बोल सकते हैं, जिसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मॉड से बना है, डीमॉड्यूलेटर का डैम से मॉडेम। तो आपको याद रहेगा ये क्या होता है मॉडेम, और मॉडेम की वर्किंग मैंने आपको समझाई कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। आपके पास जो घर में इंटरनेट कनेक्शन केबल्स आती है वो सभी एनालॉग सिग्नल्स में होती हैं, जिनकी मदद से आप कोई ऑडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह ट्रांसमिट करते हैं, बट डिजिटल सिग्नल 0 1 में होते हैं, जिनको ट्रांसमिट करने के लिए डिजिटल सिग्नल चाहिए, जिसके लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोम, रैम और सीपीयू स्लॉट रखता है? कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हर बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए ये होती है मदरबोर्ड, जैसे कि आप सभी को पता है। इस मदरबोर्ड के अंदर मैंने एक पहले ही बताया था कई तरह पोर्ट्स होते हैं, जिनको हमने एक्सप्लेन भी किया था। मदरबोर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो इस एरिया में लगता है हमारा सीपीयू। ये सीपीयू का स्लॉट है जहाँ पे सीपीयू लगाया जाएगा, और बाकी के पोर्ट्स में जैसे कि यहाँ पे रैम और यहाँ पे एक्सटेंशन पार्ट्स अलग से लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम कीबोर्ड और माउस को देख सकते हैं, ये यूएसबी पोर्ट्स है, और ये हमारे माइक और ऑडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें निम्न में से कौन रोम, रैम और सीपीयू स्लॉट रखता है, तो मदरबोर्ड रखता है, देख पा रहे हैं ये रैम का स्लॉट है, ये सीपीयू स्लॉट है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम लगाएंगे वो, और एएलयू सीपीयू का हिस्से होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हार्डवेयर, तो हार्डवेयर तो रखता है, बट हार्डवेयर के अंदर भी किसकी बात हो रही है? मदरबोर्ड की, क्योंकि हार्डवेयर में तो कीबोर्ड भी आएगा, माउस भी। एएलयू तो सीपीयू के अंदर का एक पार्ट होता है। मदरबोर्ड ये सामने दिख ही रहा है, और कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क की सीडी होती है जिसमें हम कोई सॉन्ग या कोई वीडियो या कोई फाइल रख सकते हैं। तो रोम और रैम और सीपीयू मदरबोर्ड के स्लॉट में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी नंबरों या बिट्स में बनी एक निम्न स्तरीय भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, उसे मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी नंबर यानी कि 0 1, बाइनरी नंबर यानी कि 0 1, 0 1 मिलके बनाते हैं एक बिट, 0 1 मिलके बनाते हैं एक बिट, और 8 बिट मिलके बनते हैं 1 बाइट। तो यहाँ पे निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है, या फिर मशीनी भाषा भी बोला जाता है। जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसे हम मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज याद रखें। फर्स्ट है मशीनी लैंग्वेज, इसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज या फिर मशीनी भाषा। सेकंड है मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न में जो मशीन पाठनीय है, जो अधिकांश उत्पादों व समांतर रेखाओं की चौड़ाई और स्पेसिंग को बड़ा घटाकर डेटा का निरूपण करते कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हिंदी कर दिया गया है। आप इसका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में दोनों आपको देखने को मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करें अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा उस केस में। तो यहाँ पे प्रिंटेड लाइनों का जो पैटर्न होता है जो मशीन द्वारा पढ़े जाते हैं, उत्पादों मतलब जो प्रोडक्ट्स पे होते हैं, उसे हम बोलते हैं बारकोड। आपने कई जगह देखा होगा बारकोड को इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ समांतर लाइंस होती हैं, मशीन द्वारा इनको पढ़ा जाता है और इसमें मौजूद डेटा को रिसीव किया जाता है उस मशीन के द्वारा। बारकोड का यूज हम करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये तो फुल फॉर्म है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे मौजूद जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं वो सब किसी न किसी प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों की एक श्रृंखला, जहाँ पे ये बताया जाता है कोई काम कैसे होना है। प्रोटोकॉल हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं और इंटरनेट पर भी होते हैं। जैसे अगर आपको किसी को मेल भेजना है
तो मेल किस तरीके से जाएगा, इसका पूरा एक मेल प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही जब फाइल ट्रांसफर होती है तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं FTP। प्रोटोकॉल्स का मीन्स वो फाइल किस तरह से ट्रांसफर होगी, किस तरह के हार्डवेयर पर रिसीव होगी, सिक्योरिटीज किस तरह से रहेंगी उसकी, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के थ्रू बताई जाती हैं। ऐसे इंटरनेट पे जब एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या www पे हम विजिट करते हैं, तब वहाँ पे कोई वेबसाइट उन नियमों का पालन कर रही है कि नहीं, वो सब मैनेज करने का काम प्रोटोकॉल्स का होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP बोलते हैं। याद रहे, HTTPS भी होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTPS लगा हुआ है, इसका मीन वो सिक्योर है। और आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जिसमें HTTP अकेला लगा हुआ है, S नहीं लगा हुआ, S नहीं दिखेगा आपको, तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है। आप इस तरह की वेबसाइट पर कोई भी जानकारी देने से बचें, वरना आपका डेटा लीक हो सकता है। तो S फॉर सिक्योर के लिए होता है, और बाकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। कहने का मतलब है HTTP और HTTPS दो ये होते हैं, S फॉर सिक्योर। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर में ले जाया जाता है, सेंट में। सही बात है, हम मोबाइल से भी जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो सेंट बॉक्स में या आउट बॉक्स में जाके इकट्ठे होते हैं। इस तरह से ईमेल के अंदर भी आप देख सकते हैं, इनबॉक्स होता है, स्टार होते हैं, स्नूज होते हैं, इम्पोर्टेड, सेंट और ड्राफ्ट। तो अगर आप किसी को मेल भेजते हैं और वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाता, तो वो आपका मेल ड्राफ्ट में आके सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। और आप किसी को अगर मेल भेज देते हैं सक्सेसफुली, तो वो सेंट में आते हैं। आप अपने मेल्स में जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनमें स्टार लगा सकते हैं, वो स्टार मेल आपको स्टार में दिखाई देंगे। और जो इंपॉर्टेंट मेल है उसमें आप इंपॉर्टेंट का साइन लगा सकते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट्स में दिखाई देंगे, यानी कि आप मेलों को एक तरह से फिल्टर कर सकते हैं। इस न्यूज़ में कुछ समय के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मेल्स को कैटेगरी वाइज जमा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जीमेल की तरफ से भी सोशल मेल अलग, अपडेट्स के मेल अलग, फॉर्म्स अलग, प्रमोशंस अलग कर दिए जाते हैं। आप भी कैटेगरी क्रिएट करके मेलों को कैटेगराइज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिक इस तरह से कैटेगराइज हो रहा है। तो आप याद रखें, इनमें से जो मेल हम नहीं पहुंचा पाते हैं वो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, और पहुंचने के बाद सेंड में, और जो मेल आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या है। तो किसी भी नंबर का अगर हमें निकालना होगा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बाइनरी मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम भी होते हैं जिसमें नंबर्स को 0101 में डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि नंबर श्रृंखला में हम जो नंबर यूज़ करते हैं वो 0 to 9, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 लिखा हुआ है, ये डेसिमल को प्रेजेंट करता है, जिसका बेस 2 है वो बाइनरी को, जिसका बेस 10 है वो डेसिमल को। इसके अलावा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 8 होता है, और एक होता है हेक्साडेसिमल जिसमें 16 होते हैं। 4 नंबर सिस्टम का वीडियो बना हुआ है कंप्लीट, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखें, यहाँ मैंने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बस ये बता रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आपको पता है इनके बारे में तब आप इसको देखें। तो आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, इसको आपको नॉर्मल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर में देखना है कितना लिखा हुआ है, यानी मशीनी भाषा में एक नंबर लिखा है, ये हमारी भाषा में कितना नंबर है ये पता करना है। तो ये जिस भाषा में लिखा है इसको हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। इसे हम अपनी संख्या में बदलने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से जाना होगा, उल्टा रिवर्स में 1100 को इस तरह लिख लें आप। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो पीछे से जीरो है उसका मल्टीप्लाई करना होगा 2 की पावर से। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी में 2 बेस होता है, इसलिए 2 की पावर 0 प्लस, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 का, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 का, ये 2 नहीं है यहाँ पे मिसप्रिंट है, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 जीरो, इसलिए 5 जीरो तक 2 की पावर 4। फिर इसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 0 प्लस 32 प्लस 64, तो आंसर होगा आपके सामने 96। 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो इसका सही आंसर है 96, यानी कि ये बाइनरी लैंग्वेज में 96 लिखा हुआ है जो हमने निकाल दिया इस तरीके से। तो इस तरह से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता आप 96 को बाइनरी में निकालें तो आपको 96 का एलसीएम लेना होता, और रिमाइंडर जितने बचते जाते हैं उन्हें आप नोट डाउन करते हैं रिवर्स में, तो आपको ये नंबर वापस से मिल जाता। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो सभी को पता है सीपीयू। कंप्यूटर यानी मदरबोर्ड में अभी हमें बताया,
बीच में लगने वाला एक छोटा सा पार्ट जिसे हम बोलते हैं CPU, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस CPU के भी 3 हिस्से होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट CU, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करने का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि इनटू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इनटू प्लस माइनस, है ना, ये करने का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स का होता है। और मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को सेव करने का। एक वर्गाकार प्लास्टिक कंटेनर में रखे चुंबकीय डिस्क को संदर्भित करता है। फर्स्ट है आकार 3.5 इंच 1.44 MB, आकार 2.25 इंच और 1.25 भंडारण यानी कि स्टोरेज क्षमता। ये बात हो रही है फ्लॉपी डिस्क की। आपने फ्लॉपी डिस्क को शायद नहीं देखा होगा, बट किताबों में पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती, उनकी जगह पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तो पहले डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह से दिखाई देती है। फ्लॉपी डिस्क उस टाइम पे साइज के हिसाब से आती थी, एक 3.5 इंच की और एक 5.25 इंच की आती थी। इसको लगाने के लिए अलग से एक ड्राइव भी आती थी, जैसे आज सीडी को लगाने के लिए DVD राइटर या CD राइटर आता है, उस तरह से फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए भी एक अलग से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी जिसमें फ्लॉपी को लगाया जाता था। बट आजकल ना फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है ना फ्लॉपी। बट उस टाइम पे इनकी स्टोरेज होती थी 1.44 MB या 1.2 MB होती थी। इस तरह से इनके साइज के आधार पे या इनकी कैपेसिटी के आधार पे इसको बनाया गया था। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आप याद रखें, फ्लॉपी डिस्क जो जब भी इंच की बात हो तो आप फ्लॉपी डिस्क को लें। CD MB में नापी जाती है, पेन ड्राइव भी कुछ इस तरह से, और हार्ड डिस्क तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, जब आप एक्सेल में एक सेल का चयन करते हैं तो A55 टाइप करते हैं तो क्या होता है, तो चयनित सेल में मान दिखाई देगा जो A55 में निहित होगा। नॉर्मल सी बात है, A55 जैसे आप टाइप करते हैं तो क्या होगा, चयनित सेल में वह मान दिखाएगा जो सेल A55 में निहित होगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल D3 और एंटर दबाएंगे तो आपको 36 दिखाई दे रहा है। तो हम पहले से जानते हैं जब भी हम किसी सेल का एड्रेस टाइप करते हैं तो हमें वैल्यू एक्सेस करने को मिलती है। तो यहाँ पे चयनित सेल एरर दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। चयनित सेल में फिर बिल्कुल नहीं। चयनित सेल रिक्त होगा, बिल्कुल भी नहीं। MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेलों के मान को एक सेल में संयुक्त करने के लिए किया जाता है। हाँ, कॉनकैटनेट, कॉनकैटनेट का यूज किया जाता है दो सेल की वैल्यू को एक करने के लिए। ये बहुत जगह पूछा जाता है और ऑफिस में भी यूज होता है सबसे ज्यादा। कॉनकैटनेट किस तरह से काम करता है आप देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, यहाँ लिखा है शर्मा, यहाँ लिखा है सुरेश शर्मा। तो आप देख पा रहे हैं सुरेश शर्मा जो है ये साथ में लिखा हुआ है, मोहन शर्मा इधर लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं मोहन शर्मा भी एक साथ लिखा हो, तो आप यूज करेंगे इक्वल कॉनकैटनेट ब्रैकेट्स A2 कोमा B2। ऐसा करने के बाद ये कोमा नहीं आएगा लास्ट में, A2 कोमा B2 बस ब्रैकेट को क्लोज। तो मोहन शर्मा इस तरह से लिखा होगा। आप चाहते हैं मोहन शर्मा में स्पेस आए तो इसी फॉर्मूले में आप कर सकते हैं कॉनकैटनेट A2 स्पेस B2, यानी कि स्पेस को आपको रखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो आप मोहन शर्मा में स्पेस देख पा रहे हैं। इस तरह से रवि कुशवाहा, तो आप देख पा रहे हैं कॉनकैटनेट A4 कोमा B4, A4 और B4 मिल जाएंगे और आपके सामने लिखा हो जाएगा रवि कुशवाहा। बीच में स्पेस चाहिए तो आप यूज करेंगे A4, फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे स्पेस के लिए इन्वर्टेड कोमा कोमा B4। आप बीच में कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आप बीच में लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। एक सबसे छोटी मेमोरी आकार साइज कौन सी होती है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर है बाइट। उससे छोटी भी बिट होती है, बट क्वेश्चंस के हिसाब से TB MB और GB है तो इसमें सबसे छोटा बाइट होता है। सबसे बड़े की बात करें तो TB है, उससे छोटा GB, सबसे छोटा MB और उससे भी छोटा बाइट। और बाइट से छोटे की बात करेंगे तो निबल, और उससे छोटा होता है बिट। तो आप इसको याद रखें, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इस चार्ट को याद रखें। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।